Very warm welcome to all of you to my channel. This side the studious girl welcoming you all once again to another video or another lecture, whatever you say. And today we are going to complete class 12 history chapter 3 kingship, caste and class. And one thing more I would like to tell you that by the end of this week we are going to complete book 1 for sure, and might be I would be including another lecture for book 2 first chapter. So be ready for it. This week I might upload 3 lectures, so be ready. And so let's start with our chapter 3 for today, kingship, caste and class. As I said, in this chapter we are going to cover the time period from 600 BC to 600 CE. 600 I think that you all must be aware of that AD starts as Anno Domini after the birth of Christ, and BC is before the birth of Christ. So this is the differentiation. तो क्राइस्ट के बर्थ से 600 ईयर्स बिफोर एंड 600 ईयर्स आफ्टर तक की ये स्टोरी है. मतलब बर्थ तो उनका कहीं और हुआ था, बट जब उनका बर्थ हुआ था उससे पीछे के 600 साल और उनसे आगे के 600 साल मिला के अप्रोक्सीमेटली 1200 ईयर्स का स्पैन है ये जो इस चैप्टर में हमें मिलेगा. So this is the index. We are going to cover the overview for the chapter, critical edition of Mahabharata, about kinship and marriage and social differences in the framework. Introduction. The extension of agriculture into forested areas transformed the lives of forest dwellers. Forest dwellers were those who used to obtain their occupation from doing something from the forest, like wood cutting or collecting the medicinal herbs like that. क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन इमर्ज्ड एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स. कई लोग वहाँ से जैसे फॉरेस्ट में अगर बैम्बू हो रहा है, कुछ हो रहा है, उनसे कुछ क्राफ्ट का बनाते हैं, तो उनका भी काफ़ी अच्छे से सोशल ग्रुप्स में उनकी रिस्पेक्ट होती थी, बिकॉज दे यूज्ड टू डू सच अ लॉट हार्ड वर्क. द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पन सोशल डिफरेंसेस. सब ये तो आज भी है. हम लोग कोशिश तो करते हैं कि इक्वालिटी हो हर चीज़ में, बट इनकम में इक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन दैट इनकम में सब लोग इक्वल आ सके, बिकॉज सबकी क्वालिफिकेशंस अलग हैं, सबके एफर्ट्स लेवल अलग है, सबकी हार्डवर्क अलग है. तो ज़रूरी नहीं है. ये सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में होता है. जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर अगर कोई बंदे 2 पोस्ट पे सेम पोस्ट है दोनों की, तो दे विल गेट इक्वल पे. बट अगर हम प्राइवेट में जाएँ तो वहाँ पर इक्वल पे रेयर ही होता है. तो इसलिए वी कैन नॉट गेट अप टू दैट लेवल की इनकम में भी इक्वलिटी आ सके. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इनकम इनइक्वालिटी होने की वजह से लोगों के सोशल डिफरेंसेस बढ़ गए. ठीक है. नाउ वी कम टू अनदर पॉइंट, दैट क्रिटिकल एडिशन द महाभारता. ये आपको पता है कि महाभारत हमारी ग्रेटेस्ट एपिक है आफ्टर रामायण. तो उसके बारे में थोड़ा सा इस चैप्टर में लिखा हुआ है. वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कॉलरशिप बिगेन इन 1919. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, तो उसी ईयर में ये महाभारत का एडिशन बनना शुरू हुआ था. अंडर द लीडरशिप ऑफ अ नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट वी.एस. सुबथांकर. तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होता है. इसका ईयर भी 1919 का और इनका नेम भी. वी.एस. सुबथांकर was the one who started writing under a huge group of people the critical edition of Mahabharata since 1990. The team selected that the verses that appeared common to most of the versions and published these in several volumes running into over 13,000 pages. The project took over 47 years to complete. Okay? तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि एडिशन बना कैसे. हमारे नॉर्थ साइड में महाभारत जो हम लोग जनरली टीवी पे देखते हैं वो हम लोग को पता है, बट साउथ साइड में महाभारत में कुछ और कंटेक्स्ट है, वेस्ट में कुछ और लोग मानते हैं, ईस्ट में कुछ और जो लोग मानते होंगे. तो उस सारे एरिया से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने सबके महाभारतों को रीड आउट किया, चेक किया. उसके बाद उन्होंने उसमें से जो जो चीज़ें सब में सारे एरियाज में कॉमन मिली हैं वो उन्होंने अपने क्रिटिकल एडिशन में लिखी हैं. ये प्रोजेक्ट को 47 ईयर्स लग गए बनने में. दिस मीन्स 1919 से उन्हें अप्रॉक्सीमेटली 1956 तक का टाइम उन्हें लग गया.
और जो वॉल्यूम में क्रिटिकल एडिशन की महाभारता में पब्लिश करी गई है वो 13,000 पेजेस की है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ एक क्रक्स था महाभारत की स्टोरी के रिलेटेड। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगी इससे पहले आई फर्दर मूव। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड्स में। ये चैप्टर मेनली इस चैप्टर से केस स्टडी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अब मैंने कह दिया कि कम मार्क्स का आता है या ज़्यादा नहीं आता है तो आप छोड़ दोगे कि हाँ ये नहीं पढ़ते हैं। वो छोड़ना तब का केस होता है जब यू आर एट द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ योर प्रेपरेशंस एंड आपने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर होता है उन्हीं को पढ़ना होता है लास्ट में। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ला दूंगी आप लोगों के लिए कि सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर्स मार्क्स कैरी करते हैं। और सारे एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए तो मैं अभी लाई दूंगी रिसेंट में जल्दी। तो ये है, आगे बढ़ते हैं हम। किनशिप एंड मैरिज। Families are usually parts of larger networks of people defined as relatives, or to use a more technical term, kinfolk. आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का ज़्यादा ट्रेंड है, बट अर्लियर दे यूज टू बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल इन अ सिंगल फैमिली। जैसे अब आजकल तो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन होता जा रहा है कि लोग सिर्फ मदर फादर और 2 चाइल्ड को कंसिडर करते हैं कि इट इज़ अ फैमिली। बट उस टाइम पर जब काफ़ी टाइम पहले की बात है तो व्हाट वी कॉल अंकल आंटी एवरीवन, सबको दादा दादी चाचा चाची वट एवर यू कॉल, तो सबको एक फैमिली माना जाता था। तो इसलिए वो फैमिली इतनी बड़ी हो जाती थी तो उस चीज़ को किनफोक माना जाता है। यहाँ तक कि हम आजकल अपने नियर एंड डियर वंस को भी ऐसे बोलते हैं यहाँ रिलेटिव्स हैं, बट उस टाइम पर नियर डियर वंस चाहे वो बहुत दूर के क्यों ना हो उन्हें अपनी फैमिली बोला जाता था। उस टाइम पर रिलेटिव्स नाम का शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ था। ये तो आज जब सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ वो हमारे फैमिली के पार्ट नहीं। तो टेक्निकल टर्म लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल की किनफोक होती है। इट इज अ गुड एमसीक्यू क्वेश्चन। एट वन लेवल द महाभारत इज अ स्टोरी अबाउट दिस। महाभारत इज अ किनफोक स्टोरी। किनफोक कैसे? क्योंकि महाभारत में भी 2 कजिन्स के बीच में ही लड़ाई हुई है ना, तो वो तो उनकी फैमिली ही थे, बिकॉज वो उनके पापा के भाई के तो बच्चे थे। तो वही चीज़ थी कि वो फैमिली में ही उनकी लड़ाई हुई थी ओवर लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, ठीक है। आगे पता चल जाएगा। और इट डिस्क्राइब्स अ फ्यूड। फ्यूड मीन्स अ फाइट over land and power between the 2 groups of cousins. As I said, the Kauravas and the Pandavas, who belong to a single ruling family, that of the Kurus, a lineage dominating one of the Janpadas. मैंने जैसे भी बोला ही था कि 2 कजन्स के बीच में ही तो लड़ाई हुई थी वहाँ पर। तो वही चीज़ थी कि वो लड़ाई में दोनों ने ही फाइट की, सिर्फ किस चीज़ के ऊपर? लैंड और पावर के ऊपर, जिसमें कि ड्यू टू पांडवाज फादर्स डेथ हु वाज मिस पांडु, तो उनकी डेथ की वजह से कौरवास के फादर के पास वो गद्दी थी, पोजीशन थी राजा की, और बोला ये जा रहा था कि ये पोस्ट पांडु को मिलनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम पर ये बिलीव्स थे ब्राह्मण्स के कि जो राजा होगा वो मतलब किसी भी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ कोई भी इंसान राजा नहीं बन सकता है। तो बोला गया था कि पांडु बनेंगे और वो बने भी थे, बट ड्यू टू सम रीजंस, कुछ श्राप वगैरह उस टाइम पर जो होते थे उनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो फिर कोई बच्चा नहीं था, कोई नहीं था, तो इस वजह से, इस रीज़न से जो धृतराष्ट्र थे उन्हें ही राजा बनना पड़ा था, इवन विद डिसेबिलिटीज। तो और ये दोनों ही ग्रुप ऑफ कजन्स पांडवाज और कौरवाज ये कुरु रीजन से आते हैं। कुरु एक जनपदा है, महाजनपदा, जो सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा भी था। तो और जो गांधारा है वहाँ से गांधारी आती है जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी और कौरवाज की मदर थी, ठीक है। और तो दिस इज अबाउट दैम कि कुरु लीनिएज से आते हैं जो एक डोमिनेटिंग जनपद था अपने टाइम पर, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल which the Pandavas emerged victorious. After that, the patrilineal succession was proclaimed. तो फाइट हुई, हम सब जानते हैं कि पांडवास जीते थे उसमें, पांडवास उसमें जीत गए थे, और उन्होंने उससे पहले भी वही चीज़ चल रही थी, पर जैसे ही पांडवास जीते उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था कि पैट्रिलिनियल सक्सेशन ही चलेगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि पैट्रिलिनियल होता क्या है। पैट्रिलिनियल मीन्स कि अब जैसे आपके ग्रैंडफादर थे तो ग्रैंडफादर के बाद आपके फादर को मिला। सपोज करो कि आपके फादर का भी एक और भाई है, तो आपके ग्रैंडफादर हुए, उनके बाद आपके फादर हुए, और आपके फादर के साथ साथ आपके अंकल हो गए।
तो वही चीज़ थी कि जो एल्डर होगा उस टाइम पर ये होता था कि जो भी एल्डर है, जैसे सपोज करिए कि आपके फादर एल्डर हैं और आपके अंकल स्मॉल है, मतलब छोटे हैं आपके पापा से, तो वो चीज़ बोली गई कि जो एल्डर होगा उसको पोजीशन मिलेगी और इक्वल शेयर होगा प्रॉपर्टी का। मीन्स कि उनके पापा राजा हैं तो राजा की पोजीशन मिलेगी बड़े बच्चे को, पर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो दोनों में इक्वल डिवाइड होगी। ये था उस टाइम का रिचुअल। इसे पैट्रिलियन सक्सेशन बोलते हैं। तो वो उनके पांडवास की जीतने से पहले भी वही चीज चल रही थी और अब भी वही चीज चल रही थी उस टाइम पर। आफ्टर द फाइट उन्होंने गेट डिक्लेयर किया था दोबारा से। While Patalini had existed prior to the competition of the epic, competition and composition both. Competition है सेज की जो उनकी फाइट हुई थी उससे पहले, और composition सेज की जब महाभारत बनी थी उससे पहले भी पैट्रिलिनियन सक्सेशन ही चलता था। The central story of Mahabharata reinforced the idea that it was valuable. Under Patalini, sons could claim the resources, including the throne in the case of kings, of their fathers when the later died. और पर ये सक्सेशन भी तभी हो सकता है या तो आपके फादर ऑन डेथ बेड है, डेथ रिडन है कम्प्लीटली, कि मतलब एनी टाइम ही कैन डाई, या फिर आप, क्योंकि राजा को चाहिए होता है ना कंट्रोल करने के लिए, इसलिए कि या तो अगर किंग का इस कंडीशन में किंग कि ही इज गोना डाई एनी मोमेंट, या फिर बिल्कुल ही डेथ रिडन है, बेड रिडन है, वो कुछ नहीं कर सकते, तब ये कंडीशंस होती हैं। अदरवाइज जब तक फादर नहीं एक्सपायर हो जाते हैं तब तक वो पोजीशन फादर की है, और जैसे ही फादर डाई होते हैं तो एल्डर सन occupies that position including the throne. Okay? In some situations, brothers succeeded one another. Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in very exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta. तो कई बार ये होता था कि अब वैसे तो जो रिचुअल था उसके अकॉर्डिंग अगर राजा है तो उनका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, बट कई बार जो होता है ना, जैसे वी कैन से जो होता है ना, दे यूज टू शो एक्स्ट्रा क्लेवरनेस, जो दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम बहुत स्मार्ट हैं और हम कुछ गड़बड़ करेंगे या कुछ ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन, तो वो चीज़ थी। तो कई बार होता था कि अगर एल्डर ब्रदर भी अभी छोटा है या माइनर है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ हमें ही गद्दी मिलनी चाहिए, तो वो लोग कई बार वो ब्रदर्स भी बन जाते थे किंग के राजा। ठीक है। और वुमेन्स तो वेरी रेयर केस है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त II की जो डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, जो डेक्कन की प्रिंसेस क्वीन बनी थी और गुप्ता एम्पायर की प्रिंसेस थी वो, तो उन्होंने शी वॉज द ओनली वन उस टाइम पर कि उन्होंने थ्रोन क्लेम किया था। अदरवाइज वी हैव वन इंस्टेंस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एंड वी हैव वन इंस्टेंस ऑफ रजिया सुल्तान इन मुगल एम्पायर। तो ये 3 नोटेबल वुमेन्स थी जिन्होंने थ्रोन को अक्वायर किया था। While sons were important for the continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather differently within this framework. सन्स को इस तरीके से देखा जाता था कि हाँ ये जो आज भी देखा जाता है कि हाँ ये हमारा कुल बढ़ाएगा आगे, बच्चा हमारे मतलब अपने फादर की जगह बैठेगा और फिर आगे वंश को ले जाएगा। और डॉटर्स को अलग तरीके से देखा जाता था कि हाँ इनकी शादी होगी। डॉटर्स आज तो फिर भी इतनी सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट की, इतना सारी चीज़ें हैं, तो डॉटर्स को असेट समझा जाने लगा है धीरे धीरे, जब लोगों को समझ आ रही है, एजुकेट हो रहे हैं लोग। बट जो लोग अभी भी एजुकेट नहीं है वो डॉटर्स को एक बोझ समझते हैं, वो उन्हें एजुकेट नहीं कराना चाहते, वो उन्हें हेल्प नहीं कराना चाहते किसी भी तरीके से, वो उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं कराना चाहते, और इन केस इफ़ शी फेसेस सम प्रॉब्लम्स तो वो उन्हें सॉर्ट भी नहीं कराना चाहते हैं कि ये लड़की है चली जाएगी जैसे भी। तो दैट्स थिंक और थॉट प्रोसेस हैज़ टू बी चेंज्ड। Women had no claims to the resources of the household. At the same time, marrying them into the families outside the kin was considered desirable. This system was called exogamy. Literally, marrying outside, belonging to the families that claimed high status, were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time to the right person. ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला कि वुमेन्स का कोई क्लेम नहीं होता था। आजकल तो लॉज बन गए कि हाँ इक्वल शेयर होगा, कितने भी बच्चे हो, लड़की लड़का कोई भी हो, इक्वल शेयर होगा फादर की प्रॉपर्टी में।
बट जो उस टाइम पे था, उस टाइम पे गर्ल्स का कोई क्लेम नहीं होता था अपने फादर की प्रॉपर्टी पे, स्पेशली जो मटर्नल प्रॉपर्टी होती थी फादर की, उस पर कोई एक्सेस नहीं होता था लेडीज़ का या वुमेंस का या बेटी का, कुछ भी कह दो आप। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम के हिसाब से, जबकि उस टाइम के हिसाब से ये रूल बहुत बड़ा था कि ये एक फादर की ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को सही टाइम पर और सही इंसान से शादी कराए उसकी, ठीक है। तो उनको, और एक बहुत बड़ा, जैसे आजकल बोलते हैं ना कि इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं, उस टाइम पर इंटरकास्ट मैरिजेस को एक्यूरेट समझा जाता था। बोला जा रहा है ना यहाँ पे, मैरिंग देम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। आउटसाइड द किन से मतलब है कि अपने रिलेटिव से बाहर शादी कराना। अब रिलेटिव्स कैसे होते हैं, अपने ही कास्ट के, जाति के, या कुछ भी समझ लीजिए आप, उनके अपने ही होते हैं जब रिलेटिव्स हैं वो हमारे। तो अपने से बाहर किसी की शादी करानी, जिसे आज हम इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं, वो उस टाइम पर बहुत डिज़ायरेबल समझी जाती थी। मतलब जिसने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी है उस टाइम पे तो वो चीज़ ठीक की है, पर अगर किसी ने अपने ही कास्ट में शादी किया तो वो चीज़ उस टाइम पे गलत मानी जाती थी। This gave the rise to the belief that Kanyadan, or the gift of a daughter in marriage, was an important religious duty of the father. तो ये तो आज भी होता ही है कि कन्यादान पिता करते हैं एक लड़की का जब वो मैरी होके जाती है दूसरे घर। तो ये कन्यादान एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी समझी जाती है फादर की, ठीक है। Each gotra was named after a Vedic seer and all those who belonged to the same gotra were regarded as his descendants. यहाँ पे गोत्र एक जाति की तरह ही गोत्र को ट्रीट किया गया है। हम सबके गोत्र हैं जो जहाँ से हम डिसेंडेंट्स हैं जिनके। तो सबसे पहली चीज़ कि जितने भी गोत्र हैं हमारे हिंदू रिलीजन में या कहीं भी, वो एक वैदिक सीर मतलब किसी ऋषि मुनि के नाम से चल रहे हैं। तो जो पहले हमारे वैदिक सीर रहे उनसे ही कंटिन्यू होते होते, मतलब जिस वैदिक सीर के अंडर आप हैं, आप उन्हीं की डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। आप उन्हीं के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। इसका मतलब कि जैसे सपोज कीजिए हम किसी हम आई कैन नेम अ सीर, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट, ना हमें ज़्यादा जानती हूँ, बट स्टिल आई एम टेकिंग कि ही इज़ ऑल्सो वैदिक सीर अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर हम बाबा रामदेव की मान लेते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट टेकिंग वो डैम सीरियस। सो रामदेव जी हैं हमारे पतंजलि के ओनर, उनके नाम से जो भी गोत्र चल रहे हैं, जो भी लोग, जैसे आई थिंक उनका देव है गोत्र कुछ टाइप, तो अगर किसी का भी गोत्र देव है तो इसका मतलब है कि वो उनकी फैमिली का है, ऐसे डिसेंडेंट्स बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। 2 rules about the गोत्र were particularly important. 2 rules जो गोत्र में फॉलो करने बहुत जरूरी होते हैं वो ये हैं। Women were expected to give up their father's गोत्र and adopt that of their husband's गोत्र on marriage. तो पहला पॉइंट तो यही है कि वुमेन की जब शादी होगी तो वो अपने पापा का गोत्र छोड़ेगी और अपने हस्बैंड के गोत्र में एंट्री करेगी। तो आफ्टर मैरिज वुमेन का गोत्र चेंज होता है फॉर श्योर। मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। तो ये तो वही चीज हो गई ना, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र मतलब गोत्र यहाँ पे लिखा है ना कि जो भी उस गोत्र का है वो डिसेंडेंट है। अब डिसेंडेंट है का मतलब भाई बहन है, अगर सेम गोत्र है तो सेम गोत्र है तो वो मैरी नहीं कर सकते। सेम गोत्र कैन नॉट मैरी। वही चीज़ है कि किन के अंदर शादी नहीं कर सकते, वही चीज़ है कि सेम गोत्र के साथ भी शादी नहीं कर सकते। द बृहदारण्यक उपनिषद, one of the earliest Upanishad, contains a list of successive generations of teachers and students, many of whom were designated by metronymics. मेट्रोनॉमिक्स तो होता है कि मम्मी के नाम से आगे बढ़ना, ये आप अपनी बुक में पढ़ लेना, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो श्री गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी कैरीज द नेम ऑफ द मदर। तो वो एक डायनेस्टी थी, सिंगल डायनेस्टी, उन्होंने मेट्रोनॉमिक्स के थ्रू अपने नाम को प्रपोज। जनरली होता है ना कि पापा के नाम से जाना जाता है बच्चा, तो उन लोगों ने अपनी मम्मी का नाम आगे कैरी फॉरवर्ड किया था। ये उपनिषद है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, ये आपकी बुक में मिलेगा आपको, इस गोत्रा के टॉपिक के नीचे साइड में बॉक्स में है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये उपनिषद था जिसमें
काफ़ी जनरेशन्स के जो टीचर्स हैं और उनके स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं इस उपनिषद में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सोशल डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। सोशल डिफरेंसेस जैसे आज होते हैं कि रिच क्लास है, पुअर क्लास है, मिडिल क्लास है, वैसे ही सोशल डिफरेंस उस टाइम पर भी होते थे। सोशल डिफरेंस उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी। द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्म सूत्रास एंड शास्त्रास। जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, उस टाइम पर जो हिंदू रिलीजन के लोग होते थे, जो ब्राह्मण्स को फॉलो करते थे, वो धर्म शास्त्रास और धर्म सूत्रास के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। ये दो बुक्स थी जिन्हें धर्म माना जा रहा है, हमारे धर्म की बुक्स उस टाइम पर। तो ये धर्म की बुक्स लोग फॉलो करते थे उस टाइम पर, और उसी से डिसाइड हो जाता था कि कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन क्या फॉलो करेगा, ठीक है। While placing groups classified as Shudras and untouchables at the very bottom of the social order, positions within the order were supposed determined by birth. तो उस टाइम इन्हीं धर्म शास्त्र और सूत्रास के अकॉर्डिंग एक सारे चारों वर्णास के बाद एक कास्ट और बनाई गई थी अनटचेबल्स की, जिन्हें शूद्रास बोला जाता है, जो चौथी कास्ट होती है, चौथी वर्णा है हमारी शूद्रास, उन्हें अनटचेबल्स बोला जाता है। सोशल ऑर्डर के सबसे नीचे वाले पार्ट पे होते हैं, मीन्स शूद्रा इज वन ऑफ द वर्णा, बस उनके भी नीचे अनटचेबल्स आते हैं। वी हैव 4 वर्णास इन आवर रिलीजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के नीचे अनटचेबल्स आते हैं, दे आर एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर, और उनकी पोजीशन को डिटरमाइन किसी की भी, इधर ही कुड बी अ ब्राह्मण, ही कुड बी अ वैश्य, ही कुड बी अ शूद्र, ही कुड बी अ क्षत्रिय। तो इनमें से कोई भी सिर्फ अपनी बर्थ की पोजीशन पे अपने वर्णा को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो धर्म सूत्रास एंड शास्त्रास also contained rules about the ideal occupations of the 4 category of varnas. तो ये जो वर्णास है इन्हें कैटेगरीज भी बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि धर्म शास्त्रास और सूत्रास में मेंशन्ड है कि चारों कैटेगरीज का क्या वर्क है, सबकी ऑक्यूपेशंस क्या होंगी, वो इन 2 बुक्स में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे चारों कैटेगरीज का वर्क, वो मैं बता देती हूँ। ब्राह्मण्स का फर्स्ट इज ब्राह्मण्स। Brahmins supposed to study and teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, give and receive gifts. पहली चीज़ मैं बता देती हूँ इसको एक्सप्लेन करने से पहले कि क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता है कई बार। तो व्हाट वर द ऑक्यूपेशंस ऑफ 4 वर्णास, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप छोड़ना नहीं। और ये अब मैं समझा देती हूँ आपको कि ब्राह्मण्स का पहला जो ऑप्शन था कि ब्राह्मण्स को एक तो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कराने, जो वो आज भी कराते हैं, पूजा पाठ, उन्हें उसके बदले में उन्हें गिफ्ट्स रिसीव करने होते हैं और उन्हें वेद पढ़ने होते हैं, बस यही ब्राह्मण्स की काम है, ठीक है। क्षत्रियास वर टू एंगेज इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, स्टडी द वेदास, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड एंड मेक गिफ्ट्स। क्षत्रियास का काम होता है, क्षत्रियास आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी किंग्स उस टाइम पर, कि मतलब क्षत्रिय वर्ण का जो भी है वही राजा बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। इसके लिए भी एक्सेप्शंस हैं, वो आप आगे पढ़ोगे अभी। क्षत्रियास वर आस्क्ड टू एंगेज इन वॉरफेयर, मतलब लड़ाई करनी है उन्हें, अगर कहीं पर अटैक होता है तो उनको भी ये व्हाट वी कॉल रिचुअल सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कराने अपने एरिया में, और उन्हें रिसीव करने गिफ्ट्स, और उन्हें लोगों के लिए जस्टिस देना है लोगों को, और उनको जस्टिस प्रोवाइड करना और उनके साथ जस्टिस भी करना है। तो ये क्षत्रियास के ऑक्यूपेशंस होते थे, और उन्हें भी वेद पढ़ने होते थे ताकि वो अच्छे से अपने एरिया में रूल कर सकें, ठीक है। The last 3 occupations were also assigned to the Vaishyas, who were in addition expected to engage in agriculture, pastoralism, trade. Vaishyas were the 3rd last occupation. तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एग्रीकल्चर, पास्टोरलिज्म और ट्रेड वगैरह करेंगे। तो आपने देखा कि ये तीनों कास्ट आज की डेट में कहाँ पे है। तो ब्राह्मण्स को हम आज की डेट में प्रीस्ट कहते हैं, जो मंदिर में रहते हैं सब लोग, जो पुजारी होते हैं हमारे आज के। वैश्यास में हम लोग ट्रेड वाले कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को कह सकते हैं, वो ट्रेडिंग तो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे फार्मर्स भी वैश्य आते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में एंगेज करते हैं, वो पैस्टोरलिस्ट होते हैं। तो और सेकंड हो गया हमारा क्षत्रिय, जो आज की डेट में अगर हम आज से कंपेयर करें तो हमारे सोल्जर्स,
हमारे सर्विसमैन हमें जो भी सर्विस देते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये सब हमारे लिए जस्टिस ही तो दे रहे हैं, तो ये लोग हमारे क्षत्रिय उसमें आ जाते हैं अगर प्रेजेंट डे से कंपेयर किया जाए तो। Shudras were assigned only one occupation, that of the serving 3 higher varnas. शूद्रास के लिए सिर्फ एक ही काम था कि जो ऊपर के 3 वर्ण है उनको उन्हें सर्व करना है। दिस मीन्स कि वो उनके नौकर की तरह रहेंगे, बस इतना ही था शूद्रास का काम। ये हमें बहुत इजी लग रहा है देखने में कि शूद्रास का काम इतना ही था, बट दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलेटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ऑल ऑफ देम विल बी सो रूड टू देम कि हाँ तुम नीचे हो, तुम ये हो, जो मेरा व्हाट आई एक्सपेक्ट कि ऐसा होता होगा। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट येस आई एक्सपेक्ट दिस कि ये ही होता होगा उस टाइम पर। वन थिंग मोर, इसी पेज पे एक तो आपको ये डिवाइन ऑर्डर पिंक बॉक्स दिख रहा है, इस पे सोर्स 6 लिखा है, तो ये आप अपने बुक में देखना सोर्स 6, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। इसमें पुरुष सूक्ता लिखा है, ब्राह्मण्स को लिखा है। ब्राह्मण्स कहाँ से बने? ब्राह्मण्स बने थे माउथ से। किसके माउथ से? वेट अ सेकेंड, आई विल टेल यू। पुरुष सूक्ता वाज अ मैन जिन्होंने अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस किया था, तो उनकी बॉडी से, तो उनके माउथ से ब्राह्मण्स बने, उनके आर्म से क्षत्रिय बने, उनके थाइस से वैश्या बने और उनके फीट से शूद्रा बने। तो ये बोला जाता है कि 4 वर्णास एक पुरुष सूक्ता, यानी कि एक पर्सन थे जिन्होंने अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस किया था, तो उनकी बॉडी से ये 4 वर्णा बने हैं। ठीक है, तो डिवाइन ऑर्डर सोर्स 6 है, ये आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो इजीली। यहाँ पे अगर आपको विजिबल ना हो रहा हो, वैसे मैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। ये एक पिक्चर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेस्ट बंगाल का है और ये कृष्णा जी है आगे और ये अर्जुन है, तो ये फाइट हो रही है महाभारत की, उसका सीन है। ठीक है, ये भी आता है एमसीक्यू में। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसका मतलब सिर्फ रिटन ही आएगा। कई बार आता है पिक्चर दे दी जाती है आपको, पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो, और एमसीक्यू होता है, तो आपको कोई भी पिक्चर नहीं छोड़नी है हिस्ट्री में। मैप भी कई बार एमसीक्यू में आ सकते हैं और मार्किंग के लिए भी आ सकते हैं। एमसीक्यू में ये जो पिक्चर में पूरी बुक में जो पिक्चर्स हैं उनमें भी आ सकती हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। यू कैन नेवर, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सबको कि आपको एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर इट। एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद मेरी वीडियो देखो, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, कंप्लीटली सक्सेस। नाउ वी कम टू अनदर पॉइंट, द ब्राह्मणास इवॉल्व 2 or 3 स्ट्रैटेजीज फॉर एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स। अच्छा, ये धर्मशास्त्र तो सूत्रस बनाए। अब जैसे हमने देखा कि शूद्रास को बोला जाता है कि दे नीड टू सर्व बाय 3 वर्णास, तो उन्होंने इतने आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं कर लिया होगा ना अपना, व्हाट वी कैन से कि हाँ वो सब काम करेंगे और हम सिर्फ सर्व करेंगे। माइट भी बहुत लोग होंगे जो एक्सेप्ट कर लिए होंगे, बट कई लोग होंगे जिन्होंने नहीं भी किया होगा। तो ब्राह्मण्स ने फिर कुछ स्ट्रैटेजीज निकाली थी कि लोगों को विश्वास दिला दिया जाए कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो वो स्ट्रैटेजीज क्या थी? was to assert that Varna order was of divine origin. जैसे मैंने बोला था पहले कुछ वीडियोस में कि हाँ आज भी लोग, और उस टाइम पर भी लोग भगवान में बहुत विश्वास रखते थे। आज भी हम जब कसम खाते हैं तो हम भगवान की कसम खाते हैं अगर, तो लोग ट्रस्ट कर लेते हैं ना कि हाँ बंदा सही बोल रहा होगा। तो वही चीज़ उस टाइम पर भी थी कि भगवान को सुप्रीम माना जाता था और आज भी माना जाता है। तो उन सुप्रीमिटी से तो ब्राह्मण्स ने उस चीज़ का यूज़ करके उन लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हाँ जो भी उन्होंने बनाया वो सही बनाया। तो इस असर्ट दैट द वर्ण ऑर्डर वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया लोगों को कि ये जो वर्ण ऑर्डर है ये भगवान ने बनाया, ये हमने नहीं बनाया। जबकि असलियत क्या थी कि ये धर्मशास्त्र सूत्रास ब्राह्मण्स ने ही बनाए थे। तो वही चीज़ है कि उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ ये जो भी चीज़ें हो रही हैं भगवान की मर्जी से हो रही हैं, भगवान ने बोला है कि ये करना है, तो उन्होंने बोला कि ये जो वर्ण ऑर्डर है ये ब्राह्मण्स ने नहीं, हमारे डिवाइन ओरिजिन ने बनाया है। ठीक है, दे एडवाइज्ड किंग्स टू एंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन देयर किंगडम। उन्होंने चलो लोगों को तो बोला कि भगवान ने बनाया, उन्होंने राजाओं को भी बोला कि जो भी रूल्स इसमें लिखे हुए वो उन्होंने अपने किंगडम में फॉलो कराने हैं। ठीक है, और राजास भी उस टाइम पर रिलीजियस जो गुरुज होते थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि अगर वो श्राप दे देते थे
जैसा बोला जाता है कि अगर वो श्राप दे देते थे तो उनकी किंगडम पे इफेक्ट आ सकता है, इसलिए वो लोग जो भी ये रिचुअल पीपल बोलते थे ये लोग मान लेते थे आराम से। They attempted to persuade people that their status was determined by birth. और तीसरी चीज कि उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि जो भी उनका स्टेटस है, अगर वो शूद्रा हैं, अगर वो वैश्या बने, अगर वो ब्राह्मण बने या फिर वो क्षत्रिय बने, तो वो चीज़ें उनको बर्थ से मिली है, ब्राह्मण्स ने नहीं दी है वो चीज़ें उनको बर्थ से मिली है। तो ये बोला जाता था और लोगों ने फिर इन चीज़ों के बाद विश्वास कर लिया इन रूल्स पर। However, this was not always easy. So prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. तो ये इन लोगों को विश्वास दिलाना इतना इजी नहीं था, तो उन्हें टाइम लगा उस चीज़ को करने में। ठीक है, नाउ हम आगे आते हैं। According to Shastras, only Kshatriyas could be king. शास्त्रास के हिसाब से जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के लोग राजा बन सकते हैं। However, several important ruling lineages probably had different origins. बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय बने, जो मैंने बोला था कि एक्सेप्शन होते हैं हर चीज के, तो सिर्फ क्षत्रिय नहीं और भी कई लोग बने हैं राजा, और भी कई अदर वर्ण के। Social background of Mauryas, one of the important ruling dynasty of India, who ruled over a large empire, has been hotly debated. तो मौर्यास के बैकग्राउंड पे काफी डिबेट हुई कि वो किस वर्ण ऑर्डर से बिलोंग करते थे। While later Buddhist texts suggested that they were Kshatriyas, बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बोला है कि मौर्य क्षत्रियस थे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब देम एज बीइंग ऑफ लो ओरिजिन। तो जो हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, वेदास वगैरह, उनमें ये लिखा है कि मौर्यास लो ओरिजिन के लोग थे, यानी कि ईदर दे वर शूद्रास और माइट बी सम अदर। ठीक है। The Shungas and Kanvas, the immediate successors of Mauryas, were Brahmins. इसका मतलब क्या समझ में आपको कि मौर्यास थे जिन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने बोला कि वो क्षत्रियास थे, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने बोला कि वो लो ओरिजिन थे। इसमें शूद्रा मत लिखाना, पूछे तो लो ओरिजिन ही लिखना जो बुक की लैंग्वेज है। अब यहाँ पे लिखा है कि मौर्यास के बाद जो उनके सक्सेसर बने, इमीडिएट सक्सेसर्स, शुंगास एंड कानवास, ये लोग ब्राह्मण थे। अब हमने क्या पढ़ा अभी कि सिर्फ क्षत्रिय राजा बनेंगे। तो पहला एक्सेप्शन क्या हुआ कि मौर्यास जो लोग थे वो लोग लो ओरिजिन के थे, जैसा कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने बोला है, बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने क्या बोला है कि वो क्षत्रियास थे। हमारा दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो मौर्यास के इमीडिएट सक्सेसर्स थे, शुंगास एंड कानवास, दे वर ब्राह्मण्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण्स, लो ओरिजिन, सब लोग राजा बने हैं। तो वही एक्सेप्शंस हैं हर चीज के। Political power was effectively open to anyone could muster support, resources, rarely depend on birth as a Kshatriya. अब देखो ये जो पॉइंट है ये बुक का है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि बर्थ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया नहीं, क्योंकि राजा वही आदमी बना है जिसके पास रिसोर्सेज थे, इन्फ्लुएंस था और पावर थी कि वो लड़ सके और वो जगह को हथिया सके। ठीक है। अब मौर्यंस ने इतने बड़े एरिया पे इतने टाइम तक रूल किया इंडिया में। कैसे रूल किया अगर वो लो ओरिजिन के थे? तो क्योंकि उनके पास पावर थी, उनके पास सोर्सेस थे, उन्होंने लोगों को समझाया, मनाया, जैसे भी किया, तो उन्होंने लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उन्होंने रूल किया। तो जिसके भी पास पावर है, इन्फ्लुएंस है, पैसा है कि वो लड़ सके, किसी राजा की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर सके, वो जीत जाएगा। तो इसमें क्षत्रिय के बेसिस पे कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए एक्सेप्शंस हुए हैं हर बार। मेजॉरिटी में क्षत्रिय राजास ने रूल किया है, बट ऐसा नहीं था कि एक्सेप्शंस नहीं थे। ठीक है। Other rulers such as Shakas, who came from Central Asia, were regarded as Malech, barbarians or outsiders by the Brahmins. तो शाकास एक रूलर थे, आगे आप पढ़ोगे, मैंने उसको बताया था ना आपको कि रुद्रदमन किंग था जिन्होंने सुदर्शना लेक को रिबिल्ड कराया था दूसरी बारी, तो वो शाकास की कैटेगरी में आते हैं। तो लिखा है कि शाकास जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्हें मलेच बोला जाता था। मलेच या फिर बार्बेरियन या फिर आउटसाइडर्स, जो कि ब्राह्मण्स ने उन्हें ये 3 नाम दिए। तो हम अगर पूछे कि शाकास कौन सी कैटेगरी थे, तो शाकास थे, शाकास को मलेच बोला जाता था, मलेचास, बार्बेरियंस, इधर आउटसाइडर्स। ठीक है। However, one of the earliest inscriptions in Sanskrit describes how Rudradaman, the best known Shaka ruler, rebuilt the Sudarshana lake. This suggests that powerful Malechas were familiar with Sanskritic traditions.
ठीक है। तो अब रुद्रदामन ने अगर ये वेल को जो सुदर्शना लेक थे हमारे से बिल्ड कराया, इसका मतलब ये था कि वो सांस्कृतिक ट्रेडिशन से अवेयर थे कि हाँ ये लोग ऐसा भी करते हैं, ठीक है, इसीलिए उन्होंने बिल्ड कराई, नहीं तो उनका क्या फायदा था उस चीज में, बट उन्होंने कराई, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी, जिन्होंने मेट्रोनॉमिकली अपना नेम फॉलो किया था, क्लेम टू बी बोथ यूनिक ब्राह्मण, एका ब्राह्मणा, एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियास, ठीक है। तो ये जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थी, इन्होंने पहली चीज की अपना मैट्रिलिनियल सक्सेशन रखा था, कि अपनी मम्मी का नाम फॉलो करते थे, और उसके बाद आगे लिखा क्या है कि वो दो तरीके के अपने आप को बताते थे। पहली चीज कि यूनिक ब्राह्मण है, उन लोगों ने अपने आप को बोला कि वो यूनिक ब्राह्मण है, तो उनका क्या हुआ, एका ब्राह्मणा, ये आप एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना आंसर्स में। तो उन्होंने अपने आप को दोनों चीज बताई कि हम एक यूनिक ब्राह्मण है जिसे एका ब्राह्मणा कहते हैं, ब्रह्माना, और एक चीज बोली उन्होंने अपने आप को, डिस्ट्रॉयर द प्राइड ऑफ क्षत्रिय। तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया और बोला कि हम क्षत्रियास के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाले लोग हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ। He also claimed to have ensured that there was no intermarriage amongst members of the four Varnas. At the same time, he entered into a marriage alliance with the king of Rudra. तो ये बोला गया कि सतवाहना ने ये बोला था कि कोई भी इंटर मैरिज नहीं होगी, मतलब वही चीज जो सब फॉलो करते आ रहे थे कि कोई भी इंटर मैरिज मतलब सेम कास्ट में शादी नहीं होगी। उन्होंने इंश्योर की ये चीज कि नो इंटर मैरिज अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ फोर वर्नास। इंटर मैरिज समझ में आया, फोर वर्नास में इंटर मैरिज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो सब लोग फॉलो कर रहे थे उससे अलग गए, वो प्राइड को डिस्ट्रॉय करना था ना, तो उन्होंने रूल्स बदल दिए अपने। उन्होंने बोला कि अगर ब्राह्मण है तो वो वैश्य से शादी नहीं करेगा, और अगर ब्राह्मण है तो वो सिर्फ ब्राह्मण से शादी कर सकता है, अगर शूद्रा है तो सिर्फ शूद्रा से। और जो आज की डेट में लोग प्रेफर करते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज ना हो, बल्कि ज़्यादातर तो अब होती हैं एंड इट्स वेरी कॉमन, बट हाँ जो पुराने लोग हैं वो यही सोचते हैं अभी भी कि जो सेम कास्ट है उसी कास्ट में शादी होनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे सतवाहना डायनेस्टी ने फॉलो करी थी कि कोई भी फोर वर्नास के बीच में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी। और उन्होंने मना किया था कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, बट उन्होंने खुद रुद्रदमन के डायनेस्टी में अपने आप को मैरी करा लिया था। तो उन्होंने जो रूल बनाया वो सबने फॉलो किए, बट उन्होंने अपना खुद का रूल नहीं फॉलो किया। These complexities are reflected in other term used in text refers to as social categories जाति। तो जाति तो हम लोग आज भी बहुत कॉमनली सुनते हैं, तो सोशल कैटेगरीज में डिवाइड हुए। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन बर्थ। जाति भी बर्थ के जैसे पे ही बेस्ड थी कि जिसका जहाँ बर्थ हुआ है उस हिसाब से उसकी जाति होगी, ठीक है। However, while the number of varnas was fixed at 4, there was no restriction on number of jatis. वर्णा तो हमारे 4 ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बट ये जो जाति थी इनका कोई नंबर फिक्स ही नहीं हो पाया, ये बनती चली गई, ठीक है। और ये ज्यादातर जाति अपने रीजन के बेसिस पे बनी हुई है, ठीक है, रीजन ऑफ बर्थ के बेसिस पे। In fact, whenever Brahmanical authorities encountered new groups मतलब people living in forests such as निषाद्स। निषाद्स कौन थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, ठीक है। ये दूसरी मतलब जाति हो गई बहुत सारी। तो हर बार जब वो कोई नई लोग मिलते थे ना और उन्हें लगता था कि जितनी जाति बनी हुई उनमें से तो किसी में सेट नहीं हो रहे थे, तो वो हर बार एक नई जाति बना देते थे उन लोगों के लिए। तो जो पीपल फॉरेस्ट में रहते थे उन लोगों के लिए जाति बनी निषाद, ठीक है। और इस निषाद कैटेगरी में एकलव्य आते हैं जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, ठीक है। तो आगे आइए, वांटेड टू असाइन अ नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी सच एज गोल्डस्मिथ और स्वर्णकार did not easily fit in the four-fold varna system. They classified them as जातिस। तो जब उन्हें लगा कि गोल्ड स्मिथ वाले लोग, निषाद वाले लोग सेट नहीं हो पा रहे किसी भी जाति में, तो उन्होंने उनके लिए खुद की नई कैटेगरीज बना दी। जाति निषाद एक जाति हो गई जो फॉरेस्ट में रहने लोगों की थी, और गोल्ड स्मिथ स्वर्णकार एक कैटेगरी हो गई जो कि गोल्ड स्मिथ वाले लोगों की थी, ठीक है। जातिस which shared a common occupation or profession were sometimes organized into श्रेणीज or guilds। तो जो जाति अगर सेम काम करे, जैसे अब एक निषाद
ग्रुप हो गया किसी रीजन का, एक निषाद ग्रुप हो गया किसी और रीजन का। तो जो लोग साथ में काम करते थे, सेम काम करते थे, सेम ऑक्यूपेशन थी उन लोगों की, तो उन लोगों को कई बार अगर वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड है तो वो लोग एक साथ आके अपने एक ग्रुप बना लेते थे, जिसे श्रेणीज या गिल्ड्स बोला जाता था। ठीक है, now we come to another one interesting stone inscription found in Mandasur। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसे सही से पढ़ना। रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स, गिल्ड मतलब ग्रुप ऑफ सिल्क वीवर्स, who originally lived in Lata, Gujarat, from where they migrated to Mandasore, which is in MP, then known as दशापुरा। ठीक है, अब तो दशापुरा के नाम से जाना जाता है, बट उस टाइम पे उसे मंडासोर बोलते थे, और वहाँ पे एक गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स रहता था। It also indicates that members shared more than a common profession. They collectively decided to invest their wealth earned through their craft to construct a splendid temple in honor of the sun god. ये सन गॉड का ध्यान रखना जरूर सी कि मंडासोर सिल्क वीवर्स ने सन गॉड के टेम्पल्स बनवाए थे अपनी अर्निंग से इकट्ठा करके, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने इसे बहुत लाइट में लिया था, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो मेरे प्री बोर्ड में मार्क कटे थे, मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, एमसी क्वेश्चन ज़रूर आता है ये। Given the diversity of the subcontinent, there are always have been populations whose social practices were not influenced by Brahmanical ideas. They are often described as odd, uncivilized, or even animal-like. तो कई पॉपुलेशन है जिन्हें सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में पता नहीं था, उन्हें किसे नहीं पता होगा, जो हमारे एरिया के है ही नहीं। जैसे शाकास हो गए, वो नॉन संस्कृत थे, वो हमारे एरिया से थोड़ी थे, वो तो सेंट्रल एशिया से थे, तो उन्हें कैसे पता होंगी, तो उन लोगों को अनएजुकेटेड बोला जाने लगा, अनसिविलाइज्ड और एनिमल लाइक भी बोलने लगे थे उन लोगों को। इन सब इंस्टेंसेस देयर इंक्लूड फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर whom hunting gathering remained an important means of subsistence. निषाद, to which एकलव्य is supposed to have been belong. मैंने बोला ही था कि निषाद जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की कैटेगरी थी उससे एकलव्य बिलोंग करते थे। All those who spoke non-Sanskrit languages were labeled as Malech. तो जो हमारे शाका रूलर्स थे रुद्रदमन, उन्हें मलेच बोला जाता था या बारवेरियंस बोला जाता था। ये एक छोटा सा बॉक्स है, ये भी आपके बुक में मिल जाएगा आपको। एंडोगैमी, जो एक यूनिट के अंदर, एंड मतलब एन से इन समझ लो, उसको रिलेट कर लो। एंडोगैमी मीन्स इन, मतलब विद इन अ यूनिट होगी शादी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मैरिजेस, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीगिनी, पॉलीएंड्री। ठीक है, तो एंडोगैमी मैंने क्या बताया, एंड इन। ठीक है, तो इंडोगैमी ऐसे याद कर लो, एंडोगैमी की जगह स्पेलिंग तो आप लोगों को याद हो ही जाएगी। तो इंडोगैमी ऐसे याद कर लो, तो इन मतलब विद इन अ यूनिट होगी, मतलब जो कास्ट है उसी के अंदर ही शादी होगी, जो आजकल होता है, जो रूरल टाइम्स में होता था। एक्सोगैमी में जो आउटसाइड, एक्स मतलब एग्जिट, एक्स से एग्जिट याद रख लो, तो एग्जिट मतलब बाहर की साइड होगी शादी, अपने कास्ट में नहीं होगी शादी। ठीक है, पॉलीगिनी, पॉलीगिनी का मतलब है कि एक आदमी की बहुत सारी वाइफ्स। ठीक है, जो किसकी थी, वी कैन से कृष्ण जी की थी। ठीक है, तो पॉलीगिनी कृष्ण जी की भी हो सकती है, उनकी काफ़ी सारी वाइफ्स थी। ठीक है, और वी हैव पॉलीएंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। तो वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स इज पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री, एंड्री से समझ जाना, वुमन एंड्री, एंड वुमन। ठीक है, एन ऐड कर लो, समझ लो उससे कि पॉलीएंड्री वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, वो कौन थी, द्रौपदी थी। ठीक है, तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि यही एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लो। तो द्रौपदी और कृष्णा जी ब्रदर सिस्टर्स मानते थे एक दूसरे को, तो जो ब्रदर थे उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, और जो सिस्टर थे उनके बहुत सारे हस्बैंड्स थे। तो पॉलीगेनी मैनी वाइफ्स एंड पॉलीएंड्री मैनी हस्बैंड्स। ठीक है, नाउ वी कम टू अनटचेबल्स। While the Brahmanas considered some people as being outside the system, they also developed sharper social divide by classifying them as untouchables. मैंने क्या बोला था कि शूद्रा के नीचे, शूद्रा वर्णा के नीचे जो आते थे वो उन्हें untouchables बोला जाता था। These rested on a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred and by extension pure. ब्राह्मणास का मानना था कि जो लोग रिचुअल्स करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो लोग
प्योर हैं, किसी भी तरीके से जो पूजा करते हैं वो प्योर हैं और जो नहीं करते वो अनप्योर है। ठीक है, तो वही लिखा है कि दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, यानी कि पूजा पाठ, वर सेक्रेड, सेक्रेड मतलब साफ स्वच्छ है, और बाय एक्सटेंशन प्योर है मतलब बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, दोज हु कंसीडर्ड देमसेल्व्स प्योर मतलब शुद्ध मानते थे अपने आप को, अवॉइड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज हु डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल्स। तो ये अनटचेबिलिटी हो गई कि जो लोग अपने आप को शुद्ध समझते थे वो अवॉइड करते थे अनटचेबल से खाना पानी कुछ भी या कोई भी सर्विस लेने के लिए। ठीक है, in sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded as particularly polluting. कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी तो स्पेसिफिकली अनटचेबल्स ही करते थे, तो उन एक्टिविटीज को उन्होंने पॉल्यूटिंग डिक्लेयर कर दिया। These included, जो एक्टिविटीज थी वो थी हैंडलिंग ऑफ कॉर्प्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी थी जिसे उन्होंने पॉल्यूटिंग कर दी, क्योंकि आम आदमी नहीं करता था, ये वही करते थे जो अनटचेबल्स होते थे। तो जो इन्होंने अनटचेबल्स ने हैंडल करते थे वो मरे हुए आदमी की या एनिमल्स की लाश को, और वो सिटी से बाहर खींच के ले जाते थे उन्हें, और फिर उन्हें जला देते थे, और उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते थे, यूज़ कर लेते थे, उनके कपड़े यूज़ कर लेते थे। तो आप आगे पढ़ोगे अभी समझ में आएगा। Those who performed such tasks, जो कि था हैंडलिंग कॉर्प्स एंड डेड एनिमल्स, designated as चंडाल्स, चंडाल्स बोला जाता था इन्हें। जो ये वाला काम करते थे ना कॉर्प्स एंड डेड एनिमल्स वाला, इन्हें चंडाल्स बोला जाने लगा। were replaced at the very bottom of the hierarchy, ये अनटचेबल से भी नीचे आने लगे थे। their touch and in some cases even seeing them was regarded as polluting, मतलब अगर किसी को उन्होंने गलती से टच भी कर दिया चंडाल्स ने, they were अनप्योर, मतलब अगर गलती से किसने टच कर दिया तो वो आदमी भी इम्प्योर हो गया, ये माना जाने लगा था। और कई बार तो ये हो जाता था कि अगर उन्हें गलती से देख भी लिया तो वो पॉल्यूटिंग हो गया उनके लिए, स्पेशली जो बोलते थे कि हम सबसे टॉप पे हैं सोशल ऑर्डर के, जो कि थे ब्राह्मणास। तो उनके साथ इतनी अनटचेबिलिटी होने लगी थी कि उन्हें देखना मना है, वो अगर उन्हें छू दिया तो वो गलत हो गया, तो वो चीज़ें होने लगी थी। द मनुस्मृति, जो कि एक और हमारी धर्म की बुक है, जो जैसे धर्मशास्त्र जो सूत्रास थे वैसे ही मनुस्मृति भी है, तो इसने ड्यूटीज लेट डाउन करी चंडाल्स के लिए। मनुस्मृति में चंडाल्स मेंशन्ड है कि इन्हें क्या क्या काम करने होते हैं। They had to live outside the villages, use discarded utensils, wear clothes of the dead and ornaments of iron. They could not walk about in village and cities at night. चंडाल्स को बोलने जाने लगा कि एक तो आप विलेज के बाहर रहेंगे, दे यूज्ड टू लिव एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, मतलब विलेज की बाउंड्री जहाँ खत्म हो रही है उसके बाहर रहेंगे वो लोग। उन लोगों को डेड जो लोग होते थे उनके कपड़े यूज़ करने पड़ते थे, वो ऑर्नामेंट्स में गोल्ड सिल्वर नहीं यूज़ करते थे, हालांकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, बट स्टिल अगर उन्हें किसी का मिल भी जाता है, कोई मरा है उनका मिल जाता है, तो वो नहीं पहन सकते, वो सिर्फ आयरन के ऑर्नामेंट्स पहन सकते हैं। और उन लोगों को कपड़े भी उनके पहनने पड़ते हैं, जो लोग मरे हैं उनके बर्तन वो यूज़ करते थे। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी उन लोगों की कि दे हैड नो रिस्पेक्ट, और उनकी आने जाने पर भी रोक टोक लग गई थी कि एक तो आप सिटीज़ में रात में बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रात में लोग नींद में होते हैं, तो अगर गलती से किसी ने नींद में भी टच कर दिया उन्हें तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे, इस सोच के उन्हें रात में आने जाना मना था विलेज के अंदर। और सुबह भी वो सिर्फ कुछ टाइम पर आ सकते थे, जब कोई मरा है या कोई कॉर्प्स ले जाना है या कोई सर्विस किसी को देनी है किसी तरीके की, तो ही जाते थे वो। They had to dispose of the bodies of those who had no relatives and serve as executioners. वो लोग ज़्यादातर उन लोगों की डेड बॉडीज को जलाते थे जिनके कोई फैमिली मेम्बर्स या नहीं होते थे, तो उन्हें एग्जीक्यूट करते थे। Later, the Chinese Buddhist monk Fa Jian, ये आप याद कर सकते हैं, MCQ आता है। Fa Jian wrote that untouchables had to sound a clapper in the street so that people could avoid seeing them. ये चाइनीज बुद्धिस्ट जो है फा जियान, इन्होंने अपनी बुक में या जहाँ भी इन्होंने ये लिखी है इंस्क्रिप्शंस वगैरह, उसमें हमें मिला है कि फा जियान ने लिखा है कि चंडाल्स वर आस्क्ड टू साउंड अ क्लैपर व्हेनेवर दे एंटर द विलेज, और जब तक वो वापस नहीं चले जाते तब तक वो क्लैपर साउंड करेंगे ताकि लोगों को पता रहे कि एक चंडाल बाहर है तो वो ना देखें। तो ये फा जियान ने नोट किया था।
और अनदर चाइनीज पिलग्रिम जुआन जैंग, ये भी एमसीक्यू है, ऑब्जर्व दैट द एग्जीक्यूशनर्स स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। जुआन जैंग ने ये देखा कि उन लोगों को फोर्स किया जाता है, वो रहना चाहते थे विलेज के अंदर, बट उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो बाहर ही रहेंगे। ठीक है, now here we come to another thing, beyond birth, resources and status. Issues of ownership foregrounded in stories such as the one in source 11 आप पढ़ सकते हो, also figure in धर्मशास्त्रास and सूत्रास। तो इशू ऑफ ओनरशिप जो हुई थी इन लोगों के बीच में महाभारत में, वो उस सोर्स में लिखी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द पैटर्नल एस्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट वन। मनुस्मृति में लिखा था ये भी कि जब कोई राजा मरेगा तो उसके बड़े बेटे को उसका थ्रोन मिलेगा और प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। ठीक है, वुमेन कुड नॉट क्लेम शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, हाउएवर women were allowed to retain the gifts they received on the occasion of their marriage as stridhana, literally a woman's wealth. This could be inherited by their children without the husband having any claim on it. वैसे वुमेन्स अपने हस्बैंड की, अपने फादर की किसी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना उन्हें मिलती थी, बट जो उन्हें अपनी शादी पे गिफ्ट्स मिलते थे वो वुमेन रिटेन कर सकती थी अपने पास, बट वो उन्हें यूज़ नहीं कर सकती थी जब तक उन्हें हस्बैंड की परमिशन ना हो। और इन जो ये स्त्री धना होता था वुमन का, जो उनका खुद का शादी का जो भी उन्हें मिलता था ब्लेसिंग्स वगैरह, वो उनकी होती थी, वो उनके हस्बैंड भी उनसे नहीं छीन सकते, पर वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना उन्हें यूज़ भी नहीं कर सकती। और ये जो स्त्री धना होता था वो वुमन आराम से अपने बच्चों को देके जा सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि वो अपने हस्बैंड को ही देके जाएगी। तो हस्बैंड का उस पर कोई क्लेम नहीं है, जो भी क्लेम है वो अपने बच्चों को। ठीक है, एट द सेम टाइम Manusmriti warned women against hoarding family property or even their own valuables without the husband's permission. जैसा मैंने बोला कि वो अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना कहीं खर्च भी नहीं कर सकते थे और वो होर्ड भी नहीं कर सकती थी। होर्ड का मतलब इकट्ठा करना। इसका मतलब ये है कि अगर कभी हस्बैंड को ज़रूरत पड़ी है तो उन्हें वो प्रॉपर्टी अपनी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो अपना हाथ पीछे खींच सकती कि मेरी प्रॉपर्टी है, नहीं, उन्हें हस्बैंड को ज़रूरत है तो वो उन्हें देनी पड़ेगी। You have read about the wealthy women such as the Vakataka queen, Prabhavati Gupta. In other words, social difference between men and women were sharpened because of this difference in access to resources. और ज़्यादा डिफरेंस होने लगा था मैन और वुमेन में, ये डिफरेंस एक्सेस की वजह से, क्योंकि अब मैन इतने रिच होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, सारी पावर उनके पास है, वो कुछ भी करा सकते हैं, पर वुमेन के पास कोई पावर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगी। तो इस वजह से डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ने लगा था मैन और वुमेन जेंडर के बीच में। If these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have been the Brahmanas and Kshatriyas. ये बहुत अच्छे से हम लोगों को पता चल जाएगा ये चीज़ें सुनते सुनते कि टॉप सोशल ऑर्डर पे ब्राह्मण्स थे और उसके बाद क्षत्रियास थे। तो मेजरली या तो ब्राह्मण्स बहुत रिच होंगे या तो क्षत्रियास बहुत रिच होंगे। तो बुक में जो है वो अभी आगे आपको बताती हूँ। Kings are almost invariably depicted as wealthy. Priests are also generally shown to be rich through their occasional depictions of the poor Brahmin. Kings को बोला जाता है कि वो सबसे ज़्यादा वेल्दी थे उस टाइम पर, और ब्राह्मण्स को बोला जाता है कि वो उनसे थोड़ा सा कम वेल्दी थे, और बोला ये जाता है कि ब्राह्मण्स, बहुत रेयर डिपिक्शंस है कि ब्राह्मण कोई पुअर हो। ठीक है, now we come to language and content. Historians usually classify the contents of the present text under two broad heads. जो दो हमें context मिले हैं उनको दो पार्ट्स में हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है। एक सेक्शन था जहाँ पे हमें स्टोरीज मिली हैं, उन्हें उस सेक्शन को नरेटिव बोला जाता है। जो स्टोरी वाला सेक्शन था उसमें हमें नरेटिव बोलते हैं हम उस सेक्शन को। सेक्शन दैट कंटेन प्रिस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स मतलब जो सोसाइटी के उस टाइम के रूल्स थे, उस सेक्शन को हम बोलते हैं डायडैक्टिक। मतलब अगर कोई स्टोरी वाला सेक्शन है तो हम उसे नरेटिव बोलते हैं, और कोई डायरेक्टिव वाला सेक्शन है तो हम उसे मतलब मीन्स जहाँ पे सोशल नॉर्म्स होते हैं वहाँ पे हम डायरेक्टिव बोलते हैं उसको। द डिविजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाइट, मतलब ये कंपल्जन डिविजन नहीं है, फाइनल नहीं है। द डायरेक्टिक सेक्शन कैन ऑल्सो इंक्लूड स्टोरीज। डायरेक्टिक कौन सा था, सोशल नॉर्म वाला सेक्शन था, बट उसमें भी स्टोरीज हो सकती है। और वही चीज़ यहाँ पे है कि नरेटिव वाला सेक्शन स्टोरीज का था, वहाँ पर भी सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं।
However, generally historians agree that the Mahabharata was meant to be a dramatic moving story and that the didactic portions were probably added later. Interestingly, the text is described as an itihasa. Within the early Sanskritic tradition, the literal meaning of the term is thus it was, which is why it is generally translated as history. तो ये डायडैक्टिक सेक्शंस और नरेटिव सेक्शंस एक स्टोरी बन के बनाते थे, मतलब कहीं पे सोशल नॉर्म है, कहीं पे रिचुअल्स हैं और कहीं पे स्टोरी बनी हुई है. तो ये महाभारत पूरी इन दो चीज़ों को कंबाइन करके बनी हुई है, डायडैक्टिक और नरेटिव सेक्शन से. और इस स्टोरी को इतिहासा बोला जाता है, जिसका मतलब है दस इट वॉज, मतलब कि ये एक हिस्ट्री थी. ठीक है. द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चार्टियर बार्ड्स नोन एज सुतास. सुतास मतलब जो राजा के रथ चलाते थे ना लड़ाई में, उन्हें सुतास बोला जाता है और इंग्लिश में उन्हें चार्टियर बार्ड्स बोलते हैं. जनरली बोला जाता है कि स्टोरीज उन्हीं ने लिखी हैं, जो महाभारत वगैरह हैं ये बोला जा रहा है कि उन्हीं ने लिखी है, क्योंकि एक अगर कॉमन सेंस लगाई जाए वैसे तो ये बात ठीक भी हो सकती है. जस्ट बिकॉज कि अब कोई राजा फाइट कर रहा है, कोई राजा या तो जीता तो वो हो सकता है किसी और से लिखा था, कोई राजा खुद तो नहीं लिखेगा ना अपनी स्टोरी, तो वो तब भी वो किसी और से ही लिखवा रहे हैं. और ज़्यादातर ये होता था कि रथ में जो सारथी उनके होते थे उन्हें जनरली ट्रस्ट पर्सन ही होते थे कि वो उन्हें सही डायरेक्शन में या उन्हें बचाते हुए ले जाएंगे, और उन्हें ट्रेन भी कर दिया जाता था जो उनके ट्रस्ट वंस होते थे. तो जो ट्रस्ट वंस है वो उनसे ही स्टोरी लिखवाएंगे जो भी हुआ है. तो ये बोला जाता है कि सुतास ने ही कंपोज की है ये स्टोरी, क्योंकि अगर राजा हार गया है तो वो मर गया है वहीं पे फाइट में, तो फिर लिखी किसने? तो फिर तो सुतास ने लिखी उनके साइड की स्टोरी. पर अगर कोई राजा जीत गया है तो वो किसी और से लिखवा लेते थे. The original story was composed by Sutas, who generally accompanied Kshatriya. Kshatriya means Raja, warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. तो ये थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखते थे ताकि उनके विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी किया जा सके और लोग समझे कि हाँ इतना पावरफुल राजा था. Sitting this was the chiefdoms such as those of Kurus and that was sit कि कुरूज ने उस टाइम पर यही फाइट की थी. ठीक है. सर्च फॉर द कन्वर्जेंस इन 1951 and 52 the archaeologist बीबी लाल excavated at a village in हस्तिनापुर मेरठ. तो बीबी लाल थे जिन्होंने 51-52 में एक्सकवेशन किया था मेरठ में, जहाँ पे हस्तिनापुर था. While the similarity in names could be coincidental, the location of the site in the upper Ganga Doab where the Kuru kingdom was situated suggested that it may have been the capital of Kurus. Mentioned in the text, Lal found evidence of 5 occupational levels, of which the second and third are of interest to us. ये भी लाल ने एक्सकवेशन की तो उन्हें 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले थे वहाँ पे, जिसमें से उन्हें लग रहा था कि सेकेंड और थर्ड हमारे काम के हैं. ठीक है. तो दिस इज व्हाट लाल नोटेड अबाउट द हाउस इन सेकेंड फेज. जो सेकेंड ऑक्यूपेशनल लेवल था उसमें उन्हें क्या मिला? लिमिटेड एरिया में घर बने हुए थे जो एक्सकवेट हुए हैं, और कोई प्लानिंग नहीं थी घर की, जैसे हमारे अंदर है कि एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, वैसे वाला वैसा नहीं था कुछ भी वहाँ पे. तो नो प्लान्स ऑफ हाउसेस और ऑब्टेन्ड. जो उनकी वॉल थी वो मड और मड ब्रिक से बनी हुई थी, और जो मड प्लास्टर की डिस्कवरी हुई थी उस पर रीड मार्क्स लगे हुए थे. तो कई हाउसेस पे नहीं, पर कुछ हाउसेस पे रीड मार्क्स भी मिले हैं उनकी वॉल प्लास्टर पे. तो और वहाँ पर थर्ड फेज में हमें मिला है कि जो हाउस थे वो एक तो मड ब्रिक के बने हुए थे और बर्न्ट ब्रिक के बने हुए थे, 2 तरीके के ब्रिक के बने हुए थे. वहाँ पर सोकेज जार्स और ब्रिक ड्रेन्स भी मिले हैं फॉर ड्रेनिंग आउट रिफ्यूज वाटर. मतलब वहाँ पर थोड़ी सी प्लानिंग दिखाई गई है कि वहाँ पर थर्ड फेज में कि वहाँ पर ड्रेनिंग के लिए भी सोकेज जार्स और ब्रिक ड्रेन बने हुए थे कि रिफ्यूज किया जाए वेस्ट वाटर. वाइल टेराकोटा रिंग वेल्स में हैव बीन यूज्ड बोथ एज वेल एंड ड्रेनेज पिट्स. तो वहाँ पर रिंग वेल्स भी मिले टेराकोटा के बने हुए, जिनसे लगता है कि शायद वहाँ पे या तो कुआं होता होगा या फिर वहाँ पे कुछ वो वेल का यूज करते होंगे. One of the most challenging episode in the Mahabharata is Draupadi's marriage with Pandavas and an instance of polyandry that is central to the narrative. ये भी मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जिसे मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने 2 बार अपने पेपर में मार्क्स लूज किए थे, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाद में जब मेरी मैम ने मुझे बताया कि अब हर बार एक क्वेश्चन गलत करते तो आई ट्राई टू इम्प्रूव इट. तो वही चीज़ हुई थी कि
ये मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड जो था महाभारत का वो यही था कि जब द्रौपदी की शादी हुई थी 5 पांडवों से, तो दिस वाज द मोस्ट चैलेंजिंग एपिसोड फॉर महाभारत. Present day historians suggest that the fact that author describes a polyandrous union indicates that polyandry may have been prevalent amongst ruling elites at some point of time. तो polyandry उस टाइम पे पहली चीज कि polyandry क्या था, a wife having many husbands, और उसमें ये उस टाइम पर काफी कॉमन रहा है. ठीक है, तो जब जिस टाइम पर महाभारत हुई है उस टाइम पर बहुत कॉमन रही हैं ये चीज़ें. जैसे आजकल तो बोला जाता है ना कि ये नहीं हो सकता, एक आदमी एक से शादी करेगा, बहुत से नहीं, और डाइवोर्स होते हैं, फिर शादी होती है. उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था. तो उस टाइम पर कोई भी राजा कितनी भी लेडीज से शादी कर सकती थी, और कोई भी लेडीज कितने भी राजा से शादी कर सकती थी. The growth of Mahabharata did not stop with Sanskrit version. Over the centuries, versions of epic were written in a variety of languages, though an ongoing process of dialogue between people, communities and those who wrote the text. तो ये ऐसा है कि ग्रोथ काफ़ी टाइम तक चली संस्कृत वर्जन की, क्योंकि मतलब किसी ने पढ़ी वो चीज़ जो क्रिटिकल एडिशन लिखी, फिर उससे उन्होंने फिर कुछ नया बनाया. तो ऐसे ही करते करते आज की डेट में हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं नहीं मानती कि महाभारत माइट भी ओरिजिनल हमारे पास हो. तो वो लिखा हुआ है जो हम बरसों से, किसी ने पढ़ी वो चीज़, वो किसी ने बना के लिखी, फिर किसी ने पढ़ी वो चीज़, फिर वो किसी ने बना के लिखी. तो ऐसे हमारे पास महाभारत पहुंची है. मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल अभी भी हमारे पास है. तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी पे इम्पोज नहीं करूँगी इस चीज़. और महाभारत को कई तरीके से समझाया भी जाता है, जैसे आर्ट्स में तरीके से किसी से प्ले करवाया जाता है महाभारत के ऊपर, कोई डांस, कोई स्किट हो गई, कोई नरेशन हो गई, वो सब. So this was all for today. Chapter 3 is completed and I'm gonna come with chapter 4 very soon, which is thinkers, belief and buildings. तो उस पे भी बहुत अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी, ऐसे ही पीपीटी बना के लाऊँगी. और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है मेरे कंटेंट में या किसी भी चीज़ में, तो आप ज़रूर बताना. मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए 110% रेडी हूँ. तो whatever your suggestions is, please drop them in the comment box. I'm going to give you the link for the PPT in description box. The Google form for this chapter is also coming very soon, by tomorrow or either a day after tomorrow. And chapter 4 will also be coming within 2 to 3 days. And then we are going to come with very soon with another thing. And also I'm going to upload I'm going to upload a video for the comparison of which chapters are having higher marks very soon about it also. So be ready for many things coming up. And that's it for today. I'm here sharing you with my Telegram, which is Divya. You can search, you'll find it. Sharing you my Insta ID for Divya K_SLPS for 2024. So you can contact me there also. And this is a new logo for your me, your studious girl. And here is another logo for those who are aspiring studious girl aspirants. So yes, this side me, the studious girl, signing off for today and coming very soon with another videos. So please subscribe to my channel, comment down below and give your suggestions. I'm most welcome. So the studious girl is signing off. That's all for today. Thank you very much.